Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share, subscribe our channel. जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि मैम वन शॉट वीडियो भी डालिए, देखिए आप लोगों की रिक्वेस्ट हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो। साथ के साथ हम टेस्ट पेपर भी अपलोड करेंगे, जितने आपके लिए अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टाफिंग चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब केस स्टडी में लाइंस लिखी हुई आती हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टाफिंग ही है, तो किन किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए, वही हमने लाइंस लिखी हैं। तो स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखिए अगर हमसे पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप्स है आपके पास। तो स्टाफिंग आपके पास प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है, और जिसका मतलब ये है कि आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विच इज प्लानिंग। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट तैयार कर लिए, उसके बाद आपको उन डिपार्टमेंट्स में जॉब करवाने के लिए स्टाफ चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। उस सही जगह को सही पर्सन से फिल करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। तो स्टाफिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये प्रोसेस है, और इसमें जो हर स्टेप है वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है, राइट। तो स्टाफिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। क्या करा जाता है इसके अंदर? सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट और राइट जॉब। इसको इस तरीके से भी दे सकता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, रिटेंशन, डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना मर्जी आप पैसा लगा लो, जितना मर्जी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती। आप देखिए छोटे छोटे से बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वहां का अगर रेस्टोरेंट्स आप देख लीजिए, छोटे छोटे ढाबे होंगे, लेकिन वहां पे स्टाफ बहुत पोलाइट होगा, स्टाफ बहुत हार्डवर्किंग होगा, तो वो ढाबा भी एक बड़े रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बड़े रेस्टोरेंट की स्टार्टिंग आप बहुत अच्छे इंटीरियर के साथ करते हैं, लेकिन उसमें जो आपके पास शेफ है, जो बनाने वाले हैं, जो लोगों से डील करने वाला स्टाफ है, वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स को लिया जाता है। अब देखिए ये लाइन कुछ इस तरीके से आपके पास केस स्टडीज में आ सकती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, रिटेंशन, डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, कंपनसेशन। तो इस लाइन को आपने ध्यान रखना है कि ये लाइन किस तरफ फोकस कर रही है? स्टाफिंग की तरफ फोकस कर रही है, राइट। तो आपके पास इसे छुपाइए और इसे याद करने की कोशिश करिए कि ये लाइन लिखी जा सकती है। तो ये भी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है स्टाफिंग का, कि सबसे पहले हम एक्वायर यानी लेकर आते हैं स्टाफ को, उन्हें अपने बिजनेस में रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, प्रमोशन, ये इसका पूरा प्रोसेस है अगर आप ध्यान देंगे तो, और कंपनसेशन, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करना। उसी को थोड़े डिफरेंट वर्ड्स के साथ दे रखा है, तो ये भी आपके पास स्टाफिंग है। और एक और कीवर्ड है जो कि आपके पास आ सकता है, इट इज अ जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टाफिंग जो प्रोसेस है, स्टाफिंग जो फंक्शन है, वो ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट से डील करता है, यानी ह्यूमन बींग से डील करता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, हर वो एक ह्यूमन बींग अलग अलग होता है। तो ये कहा जाता है कि एक जेनरिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं स्टाफ को, रिटेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, यानी फीडबैक देते हैं। प्रमोशन, अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिल जाएगी, और उनकी कंपनसेशन तय होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स होता है, और यहां पर आपके पास क्या आएगा? स्टाफिंग। फिर एक क्वेश्चन हमने अपने केस स्टडीज में भी दिया है, तो वहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आया था, स्टाफिंग ऑलवेज फॉलोज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या हमेशा ऐसा होता है कि प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे? तो इन जनरल लैंग्वेज अगर आप न्यू एंटरप्राइजेस के केस में कहते हैं तो इसका जवाब यस है। हाँ, एक नई एंटरप्राइजेस जो स्टार्ट हुई है, अभी नई फर्म स्टार्ट हुई है, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसका जवाब हमने नो लिखा है, लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म है, उसमें प्लानिंग हो चुकी है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो चुकी है, बट आप बताइए स्टाफिंग तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज फर्म को छोड़ के चले जाते हैं, या फर्म का साथ उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, रिटायरमेंट टाइप आप कह सकते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ निकाल दिए जाते हैं, और कुछ नई जॉब्स क्रिएट होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए स्टाफिंग तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है क्या स्टाफिंग, देखिए ऑलवेज वर्ड जहां आ जाता है ना, वहां यस के आंसर, यस देने की जो ऑप्शंस होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ऑलवेज बहुत कम चीजें होती है, राइट। तो ये चीज याद रखिए कि यहां पर यस हो ही नहीं सकता, है ना। तो स्टाफिंग ऑलवेज फॉलो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बिना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के भी, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हो चुकी है पहले, लेकिन स्टाफिंग फिर भी बार बार हो रही है। जरूरी नहीं है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दोबारा की जा रही है।
राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। फिर देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टाफिंग अपने आप में एक प्रोसेस है। जैसा कि हमने कहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो एलिमेंट है, सक्सेस मंत्रा जो आज है, वो मनी अलोन नहीं है। यानी अगर सिर्फ अच्छा पैसा लगा दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, फैक्ट्री बिल्डिंग सब कुछ क्रिएट कर दें, बढ़िया मशीनें ले आए, तो ये सक्सेस मंत्रा नहीं हो सकता। वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये सब फिजिकल रिसोर्स हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, यही फिजिकल रिसोर्स को यूजफुल और वेस्ट बनाता है। तो एक स्टाफिंग ही ऐसा स्टेप है जो कि आपके पास सही स्टाफ लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स खराब आ गया तो आपके अच्छे खासे फिजिकल रिसोर्स को भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। और आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप देखिए, छोटा सा स्कूल है लेकिन टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, या ट्यूशन आपकी बहुत छोटी सी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो आप जरूर जाएंगे। लेकिन बहुत ही एसी रूम वाला आपके पास एक कोचिंग सेंटर है जहां पर सब कुछ टेक्निकल पार्ट से डील है, लेकिन खुद टीचर भी बहुत कंफ्यूज रहता है, आपके डाउट्स को क्लियर नहीं करता, तो शायद आप जिस पर्पज के लिए जा रहे हैं वो पर्पज तो नहीं आपका पूरा हो रहा, राइट। तो सिमिलरली जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना उसके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस नहीं मिल सकती। तो यही लिखा गया है कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है, जिसे हम पढ़ेंगे। ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टाफिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, जिसमें हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सर्चिंग वगैरह वगैरह, जो प्रोसेस है पूरा। तो कहते हैं ये जो प्रोसेस है ना, इससे फायदा क्या होता है, आपके पास एफिशिएंट स्टाफ आता है, एफिशिएंट पर्सनल आते हैं। एफिशिएंट मतलब जो आपके पास उस पोस्ट के लिए सही होगा। क्योंकि स्टाफिंग में पूरा इंटरव्यू, देखिए आप पूरा एक प्रोसेस आपको पता होगा, सिर्फ आप रिवाइज करने आए हैं वन शॉट वीडियो में, तो पूरा एक प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा जाता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो आपने एक तो जॉब एनालिसिस कर रखा होगा कि जॉब को क्या चाहिए, और उस हिसाब से आपने उस पर्सन का इंटरव्यू लिया, फिर आपने उसको उस पोस्ट पे फिट करा। दैट इज व्हाट स्टाफिंग ऑल अबाउट ना, राइट पर्सन को राइट जॉब पे फिट करना। जब आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे फिट करेंगे तो रिजल्ट तो बढ़िया होगा ही ना। तो सबसे पहले ऑब्टेनिंग एफिशिएंट पर्सनल आता है, परफॉर्मेंस हायर होते हैं, क्योंकि आप राइट पर्सन को राइट जॉब में पुट करोगे, राइट जॉब में राइट पर्सन को पुट करोगे तो उनकी परफॉर्मेंस तो अप होगी ही ना। आप गलत इंसान को गलत जॉब दे दोगे तो वो परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्टाफिंग इज मैंडेटरी। क्योंकि अभी आपको बताया कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज निकाल दिए जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं, खुद अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उन पोजीशन को फिल करने के लिए कंटिन्यूअस स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अगर निकलते जाएं और आप स्टाफिंग ना करें तो अंडर स्टाफिंग हो जाएगी, काम नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, नई ब्रांचेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आपको स्टाफ चाहिए, राइट। तो इंपॉर्टेंस है ना स्टाफिंग की। बिना स्टाफिंग के तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधूरी है। इसके अलावा स्टाफिंग एश्योर करता है कि ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज ना हो। कैसे भाई, सीधी सी बात है, जो पोस्ट इसके लिए बनी है इसको उसी में डाल दिया जिसमें इसका इंटरेस्ट है, जिसमें ये अपनी पढ़ाई करके आया है, जिसमें ये अपना इंटरव्यू देने आया है, ऑब्वियसली इसको यही पसंद है, इसको इस पोस्ट में डाल दिया। तो ये वेस्ट नहीं करेगा टाइम को। जब टाइम वेस्ट नहीं करेगा, पैसा वेस्ट नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय का मोरल भी सेटिस्फाइड रहता है, इंप्रूव रहती है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसको उसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करी गई। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको वो काम दे दिया जाए, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया जाए जो आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक टीचर के इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, आपको मैथ्स बहुत पसंद है, ये चलिए बिजनेस स्टडीज बहुत पसंद है, आप स्कूल में जाते हैं कि बिजनेस स्टडीज का इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे इको की शॉर्टेज थी टीचर्स की, उन्होंने कहा जी आप इको पढ़ा दीजिए। आप बिल्कुल दिल से नहीं पढ़ा रहे, नोट्स नहीं बना रहे, क्योंकि आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है वहां पर। लेकिन स्टाफिंग ये एश्योर करता है, स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो एश्योर करता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे डाला जाए, जो उसकी कैपेबिलिटी से मैच करती हो। तो इस वजह से उसका जो मोरल है वो क्या रहता है, अप रहता है। तो सबसे पहले हमने स्टाफिंग पढ़ा, राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे पुट करना। क्या स्टाफिंग हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करती है, तो नहीं, है ना। अगर न्यू एंटरप्राइज है तो यस, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग फर्म है तो स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस क्या है, एफिशिएंट स्टाफ आता है, उनकी परफॉर्मेंस हाई रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्टाफिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ हो जाएगी, स्टाफ ही नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, राइट। और स्टाफिंग ये भी एश्योर करता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग या जो भी पोस्ट दी जा रही है उस पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग दी जाए, इससे उसका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बना रहेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी वेस्ट नहीं होगा। वैसे तो ये टॉपिक आपका कटा हुआ है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि एचआरएम वर्सेस स्टाफिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग में क्या फर्क है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म। आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसको लिखा है मैंने एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और स्टाफिंग वहां पर एक सर्कल है। इसका मतलब
एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को लेकर बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं, रिक्रूटमेंट, जॉब को एनालाइज करना। जॉब को एनालाइज करने का मतलब होता है उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, सीए चाहिए, उसके लिए एमबीए फाइनेंस चाहिए, एमबीए इंटरनेशनल चाहिए, किस तरीके का हम जब इंटरव्यू लेने जाएं तो किस तरीके का इंसान चाहिए। क्योंकि आज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके पास एचआर डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है, जिसका काम ही यही है कि जितनी भी वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती हैं उन वैकेंसी के लिए सही पोस्ट के पर्सन को सिलेक्ट करना। लेकिन पर्सन तो आप बाद में सिलेक्ट करेंगे ना, पहले आपको जॉब एनालिसिस करना है कि उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपके पास वो पर्सन इंटरव्यू देने आएगा। अब आप उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स वगैरह को इस जॉब से मैच करने की कोशिश करेंगे। जहां मैचिंग हो जाएगी वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो एचआरएम इज अ बिगर कंसेप्ट। स्टाफिंग कब खत्म हो जाती है, जैसे ही आपके पास रिक्रूटमेंट, मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया इंसान को, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करके अपने पास काम करने के लिए भेज दिया, वहीं पे स्टाफिंग फिनिश। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें और भी चीजें हैं, यानी उन एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ठीक है, एचआर मैनेजर का ही काम होगा। उनके ग्रीवेंसेस को सुनना, उनकी अगर वेलफेयर के लिए कुछ करना जरूरी है तो वो भी करना, यानी लेबर के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व करना। और अगर कंपनी पे लेबर के द्वारा या एम्प्लॉयज के द्वारा कोई लॉ सूट दायर करे जाते हैं तो उनकी सुनवाई भी करना। तो आप देखिए स्टाफिंग का खत्म हो गई, रिक्रूटमेंट, एनालाइजिंग जॉब, ट्रेनिंग, यहां पर खत्म हो गई आपकी स्टाफिंग, ठीक है। लेकिन इसके बाद के भी काम है, जैसे मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनके दुख हैं, कंपनी को अगर किसी तरीके का लॉ सूट फेस करने को मिल रहा है किसी लेबर के द्वारा, किसी एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसको सॉल्व करना और उनके सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। तो एचआरएम इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन स्टाफिंग। ये पेपर में पूछा जा सकता है, आप प्लीज इसे करके जाइए। आगे देखते हैं अब हमारे पास इसमें क्या है। अब देखिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, स्टाफिंग प्रोसेस। एक एक करके इसको पढ़ेंगे और इसमें हम सिलेक्शन का प्रोसेस भी इसी में समझा देंगे। पर पेपर में अगर स्टाफिंग प्रोसेस फुल आता है, वैसे तो फुल नहीं आएगा, केस स्टडी आती है और उसमें आपको 2-3 स्टेप दे रखे होंगे और आपको बोलेगा पहले तो ये स्टेप पहचानिए, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप बताइए। तो इसी तरीके से होता है आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 जरूर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के पेपर में ये क्राइटेरिया रहा है कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक की नॉलेज रखिए, फिर केस स्टडीज करेंगे तो बेटर होगा, राइट। चलिए, व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने पर्सन्स हमको चाहिए और उनकी क्या स्किल्स है। यानी जॉब एनालिसिस भी होता है, वर्कलोड एनालिसिस भी होता है, वर्कफोर्स एनालिसिस भी होता है। बुक में आपको ये 2 एनालिसिस तो देखने को मिल जाएंगे, तीसरा एनालिसिस हमने मेंशन किया है आपको, जॉब एनालिसिस। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में कंपनी ये जानना चाह रही है कि भाई कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितनी वैकेंट पोजीशन है, ठीक है, और जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। तो 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम कहते हैं कि उस पोस्ट के लिए किस तरीके का आपको एम्प्लॉय चाहिए, प्रोफाइल क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उससे टेक्निकल आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो जॉब एनालिसिस कहलाता है। तो एक जॉब एनालिसिस तैयार कर लिया, जॉब रिपोर्ट तैयार कर ली, फिर हम करते हैं वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस से यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, कितने काम करने चाहिए, ठीक है, कितने होने चाहिए। और वर्कफोर्स से यह पता चलता है कि एक्चुअली में कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए कि उस डिपार्टमेंट में, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हमने जॉब एनालिसिस कर लिया कि भाई वो इंजीनियर होना चाहिए, इस फील्ड में इंजीनियर होना चाहिए, जो भी चीज है, जॉब एनालिसिस कर लिया। फिर वर्कलोड एनालिसिस से हमको पता चला कि वहां पर कम से कम 12 लोग चाहिए, लेकिन वहां पर सर 5 लोग लगे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा 7 लोगों की जरूरत है। और जॉब एनालिसिस आप करेंगे कि इन 7 लोगों की जॉब किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, तभी आप आगे जाएंगे। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया जी, 7 लोग चाहिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट हो गई। फिर होती है सर्चिंग, दैट इज व्हाट रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं सर्चिंग, या ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है भाई, फाइंडिंग पॉसिबल और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, यानी कौन हमारी कंपनी के कैंडिडेट हो सकते हैं, उनको ढूंढना। इसे पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि किसी को मना नहीं करा जाता, आओ भाई सब लोग अप्लाई करिए, ठीक है जी, मना नहीं करते। ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, सबसे पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करा जाता है। हमारे पास 2 टाइप के सोर्स होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आप ढूंढ सकते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ट्रांसफर और प्रमोशन कर दोगे। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट, टेलीविजन में एड देना, न्यूज़पेपर में एड देना, वेब पब्लिशिंग करना। देयर आर सो मेनी सोर्स। तो सबसे पहले जो ये 7 लोग आपको चाहिए और जो जॉब हमारे पास प्रोफाइल है उसका,
उस हिसाब से हमें कौन से सोर्स अवेलेबल हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरनल पे जाएं या एक्सटर्नल पे जाएं। अगर इंटरनल पे जाएं तो ट्रांसफर पे जाएं कि प्रमोशन पे जाएं, और अगर एक्सटर्नल पे जाएं तो है ही हमारे पास 8-10, उनमें से कौन से होंगे। तो 3-4 हमने लिस्ट आउट कर लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स में। मान लीजिए कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय कर लिया और एक और कर लिया, ठीक है ना। सेकंड में क्या होता है, उस सोर्स को एसेस किया जाता है। एसेस मतलब उसकी वैलिडिटी चेक करी जाती है, कितना सही रहेगा हमारी कंपनी के लिए, उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका बेनिफिट क्या रहेगा, उससे कितना सही तरीके से हम साथ जो हमारे टेक्निकल हमको चाहिए वो अपॉइंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने सोर्स को आइडेंटिफाई करा कि इंटरनल के लिए जाएं या एक्सटर्नल के लिए जाएं। इंटरनल के लिए जाएं तो कौन सा, एक्सटर्नल के लिए जाएं तो कौन सा। जब आपने 3-4 लिस्ट तैयार कर ली तो अब आप उन सोर्स को एसेस करो, उनको कैलकुलेट करो, उनके बेनिफिट, उनकी कॉस्ट, हर चीज देखो। फिर उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है इन 7 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो बेस्ट सोर्स चूज करो। चूज करने के बाद ठीक है, अब आप इनवाइट कर लो एप्लीकेशंस, अगर एक्सटर्नल सोर्स है तो, राइट, यानी आप पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर में और इनवाइट कर लो एप्लीकेशन। जो भी आपने सोर्स चूज करा है, अगर आपने वेब पब्लिशिंग चूज करा है तो आप वेबसाइट पे डाल दीजिए। इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट हो गया। सबसे पहले हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करा, उसके लिए हमने वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस और जॉब एनालिसिस करा, कितने लोग चाहिए और कैसी जॉब है। रिक्रूटमेंट में आपके पास सर्चिंग होती है, कीवर्ड है आपके पास, ढूंढना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को ढूंढना, ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है। सोर्स को आइडेंटिफाई करना, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको एसेस करना यानी उसकी प्रॉपर वैलिडेशन चेक करना कि वो कौन सा सही रहेगा इसके लिए, उसमें से बेस्ट वाले सोर्स को सिलेक्ट कर लेना और अकॉर्डिंगली फिर इन्वाइट कर लेना। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है सिलेक्शन, चूजिंग द बेस्ट पर्सन। अब क्या होगा, रिक्रूटमेंट को जहां पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है वहीं सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें अब आप क्या करने लगते हो, चूज करने लगते हो। तो आउट ऑफ जो भी आपके पास अवेलेबल कैंडिडेट्स है उसमें से आप निकालना शुरू कर देते हो टेस्ट के बेसिस पर। कुछ लोग तो प्रीलिमिनरी बेसिस पर निकल गए, भाई आप तो बिल्कुल ही वैलिड ही नहीं हो इसके लिए, जॉब के लिए, चलिए आप निकलिए। ऐसे करके धीरे धीरे फिर उनके टेस्ट होंगे, किसी का इंटरव्यू भी निकल जाएगा, रिटर्न टेस्ट में निकल जाएगा, तो धीरे धीरे आप एम्प्लॉयज को निकालना शुरू करते हैं। दैट इज वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ जो भी आपके पास पूरा ग्रुप आया है, जो भी लोग आए हैं, जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आए हैं। सिलेक्शन भी अपने आप में एक प्रोसेस है और वो हमने इसी में समझाया आपको। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है देख के ही पता चल रहा है कि कैंडिडेट इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, इसको निकालो। जैसे हमने क्या रखा है कि हमें इंजीनियर चाहिए जिसका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो फ्रेशर है, ठीक है, या फिर अभी वो ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ और हमने लिखा हुआ है कि मास्टरी होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब इनिशियली ही स्टेज पर उनको आउट कर दिया जाता है विदाउट टेकिंग एनी टेस्ट वगैरह वगैरह। फिर सेकंड होता है सिलेक्शन टेस्ट लेना। इसमें जितने टेस्ट हैं ये सब टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन ही लेती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अकॉर्डिंग लेगी। तो पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हम उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करते हैं, यानी IQ चेक करते हैं, उसकी एबिलिटी चेक करते हैं कि वो डिसीजंस और जजमेंट लेने में कितना अच्छा है। तो यही जो कीवर्ड मैं आपको बोल रही हूँ ना, यही आपकी केस स्टडीज में आएंगे। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसका चेक करा जाता है, कितनी अच्छी एबिलिटी है उसकी डिसीजंस और जजमेंट लेने की। दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं होता। जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन ले रहे होते हैं या फिर उन्होंने कोई रिटर्न टेस्ट रखा होता है, उसी में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है कि उससे ये सब चीजें चेक हो जाती हैं कैंडिडेट की। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि उसकी न्यू स्किल्स को सीखने की जो क्षमता है या जो कैपेसिटी है वो कैसी है, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिट करेगी। क्योंकि अगर वो नई स्किल जल्दी जल्दी सीख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस जो है वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है जो कि बड़ा डायनेमिक होता है। तो नई स्किल्स अगर एम्प्लॉयज जल्दी सीख पाएंगे तो नए नए एम्प्लॉयज को हायर नहीं करना पड़ेगा, पुराने एम्प्लॉयज नई स्किल्स को अच्छे से सीख सकेंगे। तो न्यू स्किल सीखने की उसकी कैपेसिटी कितनी है ये उसके लिए भी अच्छा है। इट इज अ गुड इंडेक्स इफ पर्सन फ्यूचर्स, मतलब अगर आप पर्सन के फ्यूचर की सक्सेस की बात करते हो तो नई स्किल सीखना जरूरी है। जैसे अगर आप देखिए एक CA जो होता है, अब अकाउंट्स में चेंजेस आते रहते हैं, जब जब टैक्स में चेंजेस आते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी जब चेंज करती रहती है तो उनको अपडेट होना पड़ता है। सेम लॉयर को भी अपडेट रहना पड़ता है। तो यही चीज है कि अपडेट तो रहना ही पड़ेगा ना। तो न्यू स्किल सीखने की जो कैपेसिटी उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया। फिर है ट्रेड टेस्ट। इसमें एग्जिस्टिंग स्किल्स ही देखी जाती है, जो भी वो प्रोफेशन या टेक्निकल पार्ट करके आया उसी में से उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखा जाता है कि उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स पे कितनी कमांड है। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसके इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, उसका वैल्यू सिस्टम चेक करते हैं। और लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसकी हॉबीज वगैरह वगैरह जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें ये पता रहे कि वो अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए अपने इंटरेस्ट में कुछ रखता है नहीं रखता। कुछ लोगों से पूछा जाता है तो वो म्यूजिक पसंद करते हैं, कुछ गिटार बजाते हैं, कुछ भी और एक्टिविटी कर लेते हैं। ये इसीलिए पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है, बिजनेस का स्ट्रेस होता है। जब आपका स्ट्रेस होता है तो आपकी जो हॉबीज होते हैं, आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, वही आपको मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें वर्कलोड एनालिसिस, कितने लोग चाहिए, वर्कफोर्स एनालिसिस, कितने लोग लगे हुए हैं,
ये डिफरेंस निकाला जाता है और हमें पता चल जाता है कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट करा, जिसमें हमारा पूरा प्रोसेस था। हम सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरनल सोर्स के लिए जाएंगे या एक्सटर्नल सोर्स के लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी असेसमेंट होती है, उसको चेक करा जाता है, उसमें से बेस्ट हम सोर्स सेलेक्ट करते हैं और देन आपके पास फाइनली इन्वाइट करते हैं एप्लीकेशन। फिर सिलेक्शन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रखा है अभी, जिसमें हम बेस्ट कैंडिडेट चूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इनिशियली निकाल दिया। फिर आपके पास टेस्ट थे, जिसमें सबसे पहला था इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हम IQ चेक करते हैं। फिर क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम न्यू स्किल्स की उसकी एबिलिटी कितनी, नई स्किल्स सीखने में वो कितना बढ़िया है। और ट्रेड टेस्ट में हम उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स देखते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसके इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी चेक करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसकी हॉबीज वगैरह देखते हैं। तो ये 2 स्टेप हो गए सिलेक्शन के, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और टेस्ट। फिर होता है इंटरव्यू, जिसमें हम इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है, ऑब्वियसली इंटरव्यूअर की और इंटरव्यूई की, दोनों की इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है। जो भी क्वेश्चन उसके जो लगता है एक इंटरव्यूअर को, वो उनसे पूछे जाते हैं। जब ये भी क्लियर हो जाता है स्टेप, तो फिर उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करा जाता है कि वो पुरानी कितनी कंपनीज में काम करके आया है, क्यों निकाला गया है, किसके रेफरेंस से आया है, अगर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय से आया है तो कौन इसमें है। तो ये सब चीजें करी जाती हैं। उसके बाद जब रेफरेंस चेक भी हो गया, बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ क्लियर कर आ गया, तो फिर उसका सिलेक्शन जो है, उसको जॉब ऑफर लेटर जो है वो पकड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती हैं कि वो परफेक्टली फिट है या नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, बिजनेस के लिए तो नहीं, जैसे आप आर्मी वगैरह के लिए जाते हैं तो पता है सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सिलेक्शन तो बहुत बात की बात है ना। तो आजकल कंपनीज में मेडिकल एग्जामिनेशन कई जगह बहुत जरूरी है। तो उसको जॉब ऑफर लेटर पकड़ा दिया गया। और कभी कभी क्या करा लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता है, जिसमें टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक आप कंपनी के साथ ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि कंपनी आपके ट्रेनिंग पे पैसा खर्च कर रही है सर, और कंपनी चाहती है कि जो पैसा कंपनी खर्च कर रही है आप उसका बेनिफिट किसी और कंपनी को ना दें। और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका जॉब टाइटल मेंशन होता है, आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, आपके लीव रूल्स क्या होंगे, छुट्टियों के रूल्स क्या होंगे, आपके काम के रूल्स क्या होंगे, ये सब मेंशन होगा। तो ये था हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। फिर से वापस आते हैं, जो स्टाफिंग का प्रोसेस था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन सेकंड स्टेप रिक्रूटमेंट, थर्ड स्टेप सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में उसको उसकी पोजीशन जो है वो पकड़ा दी जाती है कि भाई ये रही आपकी पोजीशन, संभालिए इसको। और ओरिएंटेशन में क्या करा जाता है, उसको अपने कुलीग से, अपने एरिया से, वर्क प्लेस से फैमिलियराइज कराया जाता है कि ये देखिए ये है आपका एरिया, जिसको हम ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर कोई भी नई पोस्ट के लिए पर्सन आता है और कंपनी को नीडेड लगता है कि उसको उस पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि उसकी नॉलेज और स्किल को और इंक्रीज करा जा सके, तो ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के द्वारा। और अगर कंपनी को लगता है कि दैट पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल, उसको काफी अच्छे से उन स्किल्स के बारे में, नॉलेज के बारे में सारी चीजें पता है, लेकिन उसको थोड़ा और अपग्रेड करने की जरूरत है, दैट इज व्हाट ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में यही फर्क होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ उसको समझाने के लिए, कि जैसे मुझे कंप्यूटर आता है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा कंप्यूटर नहीं आता, तो कंपनी मुझे ट्रेनिंग देगी पूरी ऐप अपना किस तरीके से डील करना है, कैसे आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है, दैट इज व्हाट ट्रेनिंग। मेरी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मेरी जॉब के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है, सॉफ्टवेयर भी बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर कुछ थोड़े एडिशंस करें जो बाकी सॉफ्टवेयर से अलग है, तो वो सीखना ग्रोथ कहलाता है, वो मेरे करियर के एडिशन में हेल्प करेगा। तो डेवलपमेंट ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड है, नॉलेज और स्किल आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या क्या स्टेप्स हो गए, हमारे पास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। देन आपके पास आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर हम उसको पोस्ट पे डाल देते हैं जो भी वो काम कर रहा है, फिर हम उसको फीडबैक देते हैं कि भाई आपका काम बढ़िया चल रहा है या बेकार चल रहा है। बढ़िया चल रहा होगा तो प्रमोशन की बात करेंगे, ठीक है, और अगर बेकार चल रहा होगा तो डांट फटकार लगेगी या फिर जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी भाई साहब को। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को फीडबैक तौर पे प्रोवाइड करा जाता है, उसकी करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को इसमें मेजर करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है, राइट। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है प्रमोशन। अगर बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो प्रमोशन मिल जाएगी भाई साहब। और करियर प्लानिंग प्रमोशन से ही रिलेटेड होता है। प्रमोशन में ये कि आपको हायर पोजीशन पे डाल दिया, सैलरी बढ़ गई, आपकी स्टेटस बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ड्यूटी बढ़ गई। करियर प्लानिंग में क्या होता है, आपको कुछ नया सिखा देना, कुछ नए स्किल्स के लिए आपको डालना।
जब आपका सुपरवाइजर आपको देख रहा था तो उसने देखा कि भाई ये पर्सन काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहा है, ये काम तो ये अच्छा कर ही रहा है, मुझे लगता है कि इसमें इस काम को करने की भी बहुत अच्छी स्किल्स है, तो उसको उस काम के लिए भी ऑफर देना, दैट इज व्हाट करियर प्लानिंग। नया करियर उसके लिए एडिशन डालना, दैट इज व्हाट करियर प्लानिंग। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद ही आपको पता चलेगा। और उसके बाद उसकी कंपनसेशन तय करना, यानी उसकी सैलरी, इंसेंटिव्स वगैरह तय करना। वो दो तरीके से तय किया जा सकता है, टाइम बेसिस पर या परफॉर्मेंस बेसिस पर। टाइम क्या होता है भाई, 8 घंटे की आपकी इतनी सैलरी है, जो कि ज्यादातर होती है एम्प्लॉइज की। और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है जितने आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, है ना, जितनी आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। फैक्ट्री में जनरली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। जब कंपनसेशन कंपनी तय करती है तो कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में ध्यान रखती है। लेबर लॉज, कंपनी की खुद की पॉलिसी ऑब्वियसली, ठीक है, लेबर यूनियन पर भी ध्यान देना जरूरी है, और इक्विटी यानी सबको बराबर का अधिकार मिले वो भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो कंपनसेशन है कंपनी डिसाइड करती है। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सारा प्रोसेस अपने दिमाग पर रिवाइज करिए, राइट। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा स्टाफिंग के प्रोसेस में, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है सर्चिंग और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो कंपनी को चाहिए। उसके दो सोर्स हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल की बात करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है, आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, यानी एक डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, या एक जॉब से दूसरे जॉब में, शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में। इसमें उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और सैलरी में तो ना के बराबर चेंज आता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक जॉब से दूसरी जॉब, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट, दैट इज व्हाट ट्रांसफर ऑल अबाउट, राइट। ऐसा तब किया जाता है जब एक जगह पर ओवर स्टाफिंग हो और एक जगह पर अंडर स्टाफिंग हो, जहां पर जरूरत हो, तो ओवर स्टाफिंग वाले को अंडर स्टाफिंग वाले एरिया में पहुंचा दिया जाता है, राइट। प्रमोशन को क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर। ये पोजीशन यहां पर थी, अब जो ये हैं ये इधर चले गए। अब प्रमोशन को वर्टिकल जो है आपके पास वर्टिकल प्लेसमेंट बोलते हैं, और यहां पर इंप्लॉय की सैलरी भी इंक्रीज होती है, स्टेटस भी इंक्रीज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं उसकी, और ऐसा करने से इंप्लॉयज का मोराल अप होता है। प्रमोशन एक जनरल फिनोमिना है जो हर कंपनी में फॉलो करा जाता है। बेसिकली ये रिवॉर्ड होता है जो भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी लॉयल्टी का, ये उनका मोराल इंक्रीज करता है, ये साइकोलॉजिकली उन पर बहुत असर डालता है। तो प्रमोशन भी एक जरिया है, राइट, और ट्रांसफर भी आपके पास एक जरिया है। ट्रांसफर जनरली वहां इस्तेमाल करा जाता है जहां कहीं पर ओवर स्टाफिंग हो, कहीं पर अंडर स्टाफिंग हो, तो वहीं से कंपनसेट कर लेते हैं और न्यू स्टाफ को लेकर आए, राइट। तो ये है आपके पास दो इंटरनल सोर्स। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये जनरली बदली वर्कर्स यानी जो लेबरर क्लास होती है उनको रिक्रूट करने के लिए अपॉइंट करा जाता है, ये वाला मेथड। और इसमें क्या करा जाता है, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि हमें इतने लेबर की जरूरत है, और उससे अपॉइंट किया जाता है। नोटिस बोर्ड के थ्रू कोई भी कंपनी की फैक्ट्री में जो है इंटरव्यू देने आएगा, उसका सिलेक्शन सुपरवाइजर जो भी आपके पास लोअर मैनेजमेंट होती है वो कर लेती है। दूसरा हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कंपनी को शॉर्ट टाइम में ज्यादा लेबर प्रोवाइड करने में मदद करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है उनका, इसके पास लेबर आपके पास अबंडेंट क्वांटिटी में होती है। जब भी कंपनी को सीजनल पीक सीजन में ज्यादा लेबर की जरूरत होती है शॉर्ट टाइम में, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो दोनों ही फिलहाल कैजुअल वर्कर्स जो कि लोअर क्लास वर्कर्स होती हैं, फैक्ट्री वर्कर्स बेसिकली, उनके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास कैजुअल कॉलर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, अब कंपनी ने 10 बेस्ट लोगों को चूज करा, ठीक है, उसमें से फिर 7 लोग जो है शॉर्टलिस्ट करे, लेकिन कंपनी को अभी सिर्फ 5 चाहिए। अब ये जो 2 लोग हैं कंपनी इनको छोड़ना भी नहीं चाहती, तो कंपनी कहती है भाई आपको शॉर्टलिस्टेड कर लेते हैं, कंपनी को कभी भी जरूरत होगी तो कंपनी आपको कॉल करके जरूर बुलाएगी, राइट। तो कैजुअल कॉलर यही होते हैं, इनको शॉर्टलिस्ट करके कंपनी ने रख लिया बिकॉज यू आर द बेस्ट, बट हमें 7 में से 5 बेस्ट आपसे ज्यादा मिल गई, लेकिन आप भी बहुत बढ़िया हैं, हम आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, तो अपना बायोडाटा ड्रॉप कर दीजिए। जब कंपनी को जरूरत होगी कंपनी विल कॉल यू और आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेगी। तो दैट इज व्हाट कैजुअल कॉलर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश अथॉरिटी है, जहां पर जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं वो जाकर अपना नाम जो है रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जिन भी कंपनीज को जो है एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेटा लेकर आपको कांटेक्ट कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर लेते हैं, राइट। पर ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें काफी सारी जो है वो लिमिटेशंस हैं, खामियां हैं। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में ऐड डाल दीजिए, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दीजिए, इट्स वेरी फेमस, राइट। वेब पब्लिशिंग जैसे naukri.com हो गया, इस तरीके की अलग अलग जो वेब पब्लिशिंग है जिसमें आपके पास जॉब आपको मिल जाती है, आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट्स वेरी फेमस, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस था, अभी भी काफी फेमस है। जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज होते हैं
उन्हीं से रिकमेंडेशन ले लिया जाता है कि इस पोस्ट के लिए अगर कोई आपके दिमाग में पर्सन है तो उसे बता दीजिए, तो वही एम्प्लॉइज जो है अपने रिश्तेदारों को या आगे किसी को रेफर कर देते हैं, राइट। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेजेस में जाके इंटरव्यू लिया जाता है, इट्स वेरी फेमस। वहां से ही जो है स्टाफ वहां से ही अपने पास अच्छा जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो कंपनीज इनको लेकर जाती हैं वो इनके एजुकेशन को भी फंड करती हैं काफी हद तक। तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स, जिसकी वजह से कई जगह पर खास तौर पे लोग कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट वहां मिलती है, राइट। फिर आपके पास प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखिए दोनों ही इंटरमीडियरीज हैं, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर, यानी यहाँ पर कंपनीज हैं और यहाँ पर जॉब सीकर्स हैं, और ये बीच में आपके पास है इंटरमीडियरीज जिनको प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहा जाता है। ये इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, और इस ब्रिज के लिए वो इन दोनों से कमीशन चार्ज करते हैं, राइट। प्लेसमेंट एजेंसीज में तो खास तौर के ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो दूसरी कंपनी के अच्छे एग्जीक्यूटिव्स को दूसरी कंपनीज में एक तरीके से अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी है और मैं चाहती हूं कि उसमें एक मैनेजर है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही हार्डवर्किंग है, वो मेरी कंपनी में आ जाए, तो मैं प्लेसमेंट एजेंसी को हायर करूंगी। यहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इनको आपकी कंपनी की तरफ ले जाने के लिए, राइट। प्लेसमेंट एजेंसीज जनरली मिडिल क्लास या फिर इस तरीके का, जैसा हमने आपको बताया, उस तरीके की रिक्रूटमेंट में मदद करती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट में क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजर और जो हायर लेवल मैनेजमेंट होती है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसीज हायर करी जाती हैं, जो क्या करती हैं, जॉब सीकर्स का इंटरव्यू लेती हैं और उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है वो कंपनी के पास भेजती है। इससे कंपनी का टाइम बचता है, पैसा बचता है, और कंपनी आउट ऑफ द बेस्ट अपना बेस्ट चूज कर लेती है। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट के तौर पे है। जैसे आप देखिए प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो घर बिकवाने और दिलाने का काम करता है दो लोगों के बीच में, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर ये करता है। जॉब सीकर को कंपनी से मिलाने का काम, कंपनी का भी टाइम बचे और जॉब सीकर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि इन लोगों को काफी कंपनीज जो है वो कांटेक्ट करती हैं। फिर इनको लगता है कि आपके लिए ये बेस्ट कंपनी है, वहां इसको वहां भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो है काम करती है। तो ये थे आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फटाफट से खत्म करते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स। तो ट्रेनिंग मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मेथड कहता है काम करते करते सीखिए, और ऑफ द जॉब कहता है वहां जाने से पहले सीखिए। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें 3 टेक्निक मेंशन है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, आपने देखा होगा आपके घर में भी आते हैं, तो जो मेन भैया होते हैं उनके साथ मास्टर के साथ एक छोटू भी होता है ना, वो धीरे धीरे सीख रहा होता है, प्लम्बर बनता है, इलेक्ट्रिशियन बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो काम भी कर रहे होते हैं साथ साथ और सीख भी रहे होते हैं। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर आप बात करें इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप जैसे सीए वगैरह करते हैं, या फिर अगर आप बात करें लॉयर्स जो होते हैं, इनको भी प्रोफेशनल के पास जाकर काम करना पड़ता है, यानी असली जगह पर जाने से पहले ये लोग वहां सीखते हैं, ठीक है। लॉयर के अंडर पहले काम करेगा, सीए को सीए के अंडर काम करना पड़ेगा, तो उसे सिनेरियो में काम कराया जाता है, तो इसको लर्निंग वाइल डूइंग कहते हैं। लेकिन ऑफ द जॉब में क्या होता है, उसको उस जगह पे नहीं ले जाया जाता क्योंकि वो हार्मफुल रहेगा या वेस्टेज रहेगा कंपनी के लिए। उससे उस इंस्ट्रूमेंट्स पे जरूर काम कराया जाता है, इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी उसे मॉडल से या क्लासरूम से या फिर कुछ भी ऐसा बनाकर उन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना जरूर सिखाया जाता है। जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर को ना डायरेक्टली आपने बस पढ़ाई कंप्लीट करी और चलिए हॉस्पिटल, ऐसा नहीं होता। उनको उन इंस्ट्रूमेंट से डील करना सिखाया जाता है। आपको पता है जो डेड बॉडीज होती हैं उन पर काम करना सिखाया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं उन पर काम करना सिखाया जाता है। तो बेसिकली जो इक्विपमेंट उन्होंने यूज करने हैं उनको कैसे यूज करा जाए, उसको एक्चुअल में जाके नहीं उनको अलाउ करते, पहले उसके बारे में उन इक्विपमेंट में काम करना सिखाया जाता है। दैट इज व्हाट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और इसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं आपके पास, कि उन्हें मॉडल्स के थ्रू और भी चीजों के थ्रू वो चीजें सिखाई जाए। एक और ट्रेनिंग है इंडक्शन ट्रेनिंग, ये ओरिएंटेशन ही होता है, यानी अपनी कंपनी में जब एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसे फैमिलाइज करना एम्प्लॉय से, वर्क रूल से और चीजों से, दैट इज व्हाट इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ये वैसे ऑन द जॉब में दे रखी है, बट ऑन द जॉब में इतना बड़ा कोई इसका रोल नहीं है। ये सबसे अच्छे एग्जांपल है ऑन द जॉब के। इंटर्नशिप में यहाँ पे हमने ये लिखा है कि कंपनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ज्वाइंट प्रोग्राम होता है। जैसे कि जब आप लॉ कर रहे होते हैं तो आपको मूट कोर्ट के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है, तो ये कॉलेजेस का और जो आपके पास जगह है जहां पर लोग असलियत में जब लॉयर जाएगा तो वहां पर काम करेगा, उसको पहले वो सिनेरियो प्रोवाइड करा जाता है। तो बहुत क्लियर है कि ऑन द जॉब क्या है, काम करते वक्त ही सीख जाओ और फिर उसमें एक्सपर्टीज ले लो, ठीक है ना। मास्टर और इसमें फॉलोअर होता है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, टीचर होता है, ट्रेनर होता है और दूसरे ट्रेनिंग होते हैं, जिनको पहले
उन इंस्ट्रूमेंट्स पर, उन इक्विपमेंट्स पर काम करना सिखाया जाता है और बाद में ही उनको एक्चुअल में जाने दिया जाता है। तो आई होप 30 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर फिनिश, आपको काफी यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।